नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विद्यादर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। पिछली वीडियो में अपन ने टॉपिक शुरू किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में, जिसमें अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, वह पाचन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली थी। तो वह पिछली वीडियो का थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। इसमें अपन ने देखा था कि सबसे फर्स्ट टर्म आए थे अपने पास डाइजेशन, पाचन। पाचन मतलब जटिल खाद्य अणु जो अपन खाते हैं उसका छोटे अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। जटिल खाद्य अणु का छोटे खाद्य अणुओं में जैसे हमने खाए रोटी मतलब उस रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, अनाज। ये कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, इसकी छोटी इकाई होती है सैकेराइड या शुगर भी बोल दो, बात एक ही है। और शुगर वो भी ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट जटिल अणु है और ये शुगर छोटा खाद्य अणु है, सरल खाद्य अणु है। वैसे ही प्रोटीन किस में टूटता है, अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में। वह फैट किस में, फैटी एसिड में। इतना तो अपन जान चुके थे। फिर आते हैं पाचन तंत्र किसे कहते हैं, अंगों का समूह जो भोजन का पाचन करवाने की प्रक्रिया में मदद करते हैं, जिसमें अपने पास आ गया था माउथ, इसोफेगस, स्टोमच, पेट, आमाशय, लीवर, पेनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत इत्यादि। तो अपन ने माउथ के बारे में, मुंह के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मुंह में अपन ने टीथ पढ़ा था। तो उसके बाद अगला मुंह का अगला पार्ट आता है जीभ, टंग। तो देखेंगे स्लाइड में। मुंह में दांत के बाद आता है अपना अगला ऑर्गन जीभ, मतलब टंग या कह दो या जीभ कह दो, बात एक ही है। यह एक पेशीय अंग है, मतलब मसल से मिलकर बनी हुई है, मस्कुलर ऑर्गन है, पेशीय अंग है। वह वॉलंटरी ऐच्छिक मसल है, ऐच्छिक पेशी है। मतलब जीभ को अपन अपनी इच्छा से घुमा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो यह एक ऐच्छिक वॉलंटरी मसल है। और यह हमारे मुंह में हायोइड नामक हड्डी से हमारे मुंह के अंदर जुड़ी हुई रहती है, जो संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, जिसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम लिंग्वी। वह इसकी सामान्य लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। अपन देखते हैं तो कम दिखाई देते, लेकिन मुंह के अंदर तक 10 सेंटीमीटर तक होती है लगभग। वह जीभ के अंदर टेस्ट बड उपस्थित होते हैं, जो हम जो भी खाना खाते हैं उनका स्वाद लेने में मदद करती हैं। जैसे इधर देखो, जैसे ये मान लो अपनी जीभ हो गई, तो इसमें जो पीछे वाला हिस्सा रहता है, ये वाला यहाँ से ये पूरा दिख रहा है, इससे हमें बीटर कड़वे स्वाद के बारे में पता चलता है। वैसे ही ये जीभ के थोड़ा साइड वाला हिस्सा, इन दोनों तरफ से हमें जो भी अपन खट्टी चीज़ खाते हैं, नींबू हो गया, नारंगी इत्यादि खाते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा। तो ये यहाँ पर टेस्ट बड प्रेजेंट उपस्थित होती है, जिनसे हमें खट्टे के बारे में पता चलता है, खट्टे स्वाद के बारे में पता चलता है। वैसे ही जीभ का आगे वाला भाग हमें मीठे स्वाद की जानकारी देता है। वैसे ही ज़ुबान के ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा, यह हमें नमकीन टेस्ट, साल्टी टेस्ट के बारे में पता चलाता है। अपन नमक खाते हैं जिनके बारे में। और इसके मुख्य कार्य क्या क्या है, एक तो इसका मुख्य कार्य यह है कि यह खाने में जो भी अपन खाते हैं, हमारे मुंह की लार ग्रंथियों द्वारा सलाइवा निकलता है, उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे इसके बाद में। तो लार को खाने में मिक्स करने का कार्य करते हैं। अपन खाते हैं तो चिपचिपा पदार्थ खाने के साथ में चारों तरफ लग जाता है, तो वो होता है सलाइवा, लार। तो उसको खाने में मिलाने का कार्य करती है। इसके अलावा हमारे बोलने में भी मदद करती है। बिना जीभ के अपन बोल नहीं सकते, जो भी अपन बोलते हैं वह खाने का स्वाद लेने में मदद करती है। तो ये थी जीभ के बारे में जानकारी। आगे देखते हैं लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद ज़ुबान के बाद अपना अगला ऑर्गन आता है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स ग्रंथियाँ मतलब कोई ऐसा ऑर्गन जो
कुछ ना कुछ सब एंजाइम्स या हार्मोन को रिलीज करे, उत्पादन करें। एंजाइम्स मतलब एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में मदद करते हैं, कुछ केमिकल रासायनिक प्रक्रियाएं करवाने में मदद करते हैं। तो देखते हैं यह सिलाइवरी लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है हमारे मुंह में, जिनके नाम है, सबसे फर्स्ट आती है पैरोटिड ग्लैंड या पैरोटिड ग्रंथि। यह सबसे बड़ी, इन तीनों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो हमारे कान के पास उपस्थित होती है। कान के पास मतलब कान के पास लेकिन अंदर की तरफ, मुंह में अंदर की तरफ उपस्थित होती है। वह दोनों तरफ उपस्थित होती है, एक जोड़ी में उपस्थित होती है, इधर भी उपस्थित रहेगी और इधर भी उपस्थित रहेगी। उसके बाद दूसरी ग्रंथि आती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स या सबमैंडिबुलर ग्रंथि। यह हमारे निचले जबड़े के नीचे मुंह में उपस्थित होती है। वह सबसे ज़्यादा लार का उत्पादन यही करती है। यह लगभग हमारे मुंह में कुल जितनी लार बनती है उसमें से 70 से 75% लार का उत्पादन यही करती है। फिर उसके बाद आती है अगली ग्रंथि सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्रंथि। यह जीभ के पीछे उपस्थित होती है, हमारी जीभ के पीछे की तरफ उपस्थित होती है। वह सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इन तीनों में सबसे छोटी ग्रंथि। सबसे बड़ी तो होगी पैरोटिड ग्रंथि और सबसे छोटी सबलिंगुअल ग्रंथि। तो ये बात याद रखना, ये एग्जाम में भी पूछी जाती है। वह सबसे ज़्यादा लार का उत्पादन करने वाली सबमैंडिबुलर ग्रंथि 70 से 75% लार का उत्पादन कर देती है। अब देखते हैं कि लार में आखिर पाया क्या जाता है जो अपन इसको पाचन में मदद करते। लार एक प्रकार का एंजाइम होता है जो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो एक प्रकार से बायोकैटेलिस्ट के रूप में है। बायोकैटेलिस्ट मतलब ऐसा पदार्थ जो हमारी बहुत सारी रासायनिक प्रक्रिया करवाने में मदद करता है, जो पाचन में मदद करता है। और जैसे देख लेते हैं, अपन खाना खाते हैं, अनाज खाते हैं या चावल खाते हैं। चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च। तो यह एक प्रकार का एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं सेलाइवरी अमाइलेज, सेलाइवरी अमाइलेज। इसका ही दूसरा नाम टाइलिन भी रहता है, कभी कभी टाइलिन भी लिखा रहता है। तो दोनों एक के ही नाम है और इम्पोर्टेंट है ये नाम। वैसे ये स्टार्च क्या, सेलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को है ना माल्टोज शुगर में बदल देता है। शुगर एक सरल अणु है और जबकि स्टार्च एक जटिल अणु है, तो इसको तोड़ने का कार्बोहाइड्रेट का पाचन में मदद करता है। और माल्टोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज व ग्लूकोज से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है ये सेलाइवरी अमाइलेज। यह कार्बोहाइड्रेट का 70 से 75% पाचन कर देता है। और अगला पाचन जो बचता है 20 से 30%, वो आगे के ऑर्गनों में होता है, जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये बात याद रखना, स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज। और माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना है। और इस एक दिन में सामान्य इंसान 1.5 लीटर तक लार निकाल देता है। और इसकी pH 6.8 होती है, जो कुछ थोड़ी सी अम्लीय प्रकृति की होती है ये। तो ये थी हमारी लार ग्रंथियाँ बोलते हैं इनको। फिर आगे अगला ऑर्गन देखेंगे। आहार नली का अगला अंग आता है ग्रसनी या फेरिंग्स। फेरिंग्स एक प्रकार से अपन कह सकते हैं यह कॉमन अंग होता है, जो हमारे भोजन को वह जो हम ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन में, उसको उसमें मदद करता है और पाचन व श्वसन में मदद करता है। इसमें एक एपिग्लोटिस नामक ढक्कन या कैप बोल सकते हैं उपस्थित होती है। जब अपन खाना खाते हैं तो यह एपिग्लोटिस हमारे विंड पाइप पर लग जाता है, श्वसन नली पर लग जाता है, जिससे श्वसन नलिका में खाना नहीं जाता। और जब हम श्वसन लेते हैं तो यह एपिग्लोटिस कैप ढक्कन हमारे भोजन नलिका में लग जाता है। तो ये एपिग्लोटिस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद और यहाँ पर इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर यहाँ पर, लेकिन खाने का पाचन नहीं होता है। उसके बाद यह जिस नलिका में खुलती है उसका नाम है इसोफेगस या ग्रसिका। यहाँ पर भी जो हमने भोजन को ग्रहण किया, उस भोजन अपन खाते मुंह में लार
लग जाती है भोजन के और वो उसमें छोटी छोटी गोलियां बन जाती हैं, तो इसको बोलते हैं बोलस। बोलस को कर्माकुचन गति द्वारा भोजन को पेट तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब इसमें गति होती है कुछ जो धीरे धीरे हमारे भोजन को हमारे पेट तक, आमाशय तक लुढ़काने में मदद करता है, जिस गति को बोलते हैं कर्माकुचन गति, जो पेट आमाशय तक पहुंचाती है। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। पूरी इसोफेगस ग्रसिका की लंबाई 25 सेंटीमीटर। वह यह भोजन के पाचन में भी मदद नहीं करता, इसलिए केवल भोजन को आमाशय तक पहुंचाने में मदद करता है, पाचन में मदद नहीं करता है। अगला भाग आता है अपने पास आमाशय, देखेंगे। अगला ऑर्गन आता है स्टोमच। यह पाचन तंत्र में बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अपन देखते हैं कि स्टोमच को बोलते हैं आमाशय, पेट बोल दो, ये सब एक ही बात है। इसका आकार जे आकार का होता है। यह आप चित्र में भी देख रहे हो, कुछ जे आकार की इसकी संरचना है। और यह इसोफेगस के बाद में, इसोफेगस स्टोमच के अंदर खुलता है और जो इसका यह 3 भागों में डिवाइड रहता है। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। इसोफेगस जहाँ पर आकर आमाशय में खुलता है उस वाले भाग को बोलते हैं कार्डिया या स्टोमच। इसके बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं फंडस। और सबसे निचले वाले पोर्शन, निचले वाले भाग को, मतलब जहाँ पर से यह स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिड्यूनम भाग में खुलता है, उस वाले भाग को बोलते हैं पायलोरस, मतलब निचले वाला पोर्शन स्टोमच का। वह आमाशय में जो भोजन आता है, जो भोजन बोलस के रूप में आता है, वैसे ही आमाशय में इसके भोजन में HCl मिल जाता है। HCl जठर ग्रंथियाँ प्रोड्यूस करते, उत्पादित करते, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। जो HCl मिला हुआ भोजन है उसको बोलते हैं आमाशय के भोजन को कायम बोलते हैं। ये बहुत सी बार पूछ भी लिया जाता है कि आमाशय में भोजन आने के बाद वह क्या कहलाता है, कायम कहलाता है। और आमाशय में भोजन कुल 4 से 5 घंटे तक उपस्थित रहता है। आमाशय के अंदर एक ग्रंथि भी पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या जठर ग्रंथि, जो जठर रस उत्पादन करने का कार्य करती है। और जठर ग्रंथि 2 कोशिकाओं से मिलकर बनी है, जिसमें आती है एक तो फर्स्ट में ऑक्जेंटिक सेल या ऑक्जेंटिक कोशिका, व दूसरे प्रकार के सेल आते हैं पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल या इसको ही बोलते हैं चीफ सेल, मुख्य कोशिका। और यह आमाशय में कुछ इस प्रकार से उपस्थित होती है। इन कोशिकाओं के द्वारा HCl व कुछ एंजाइम्स उत्पादित किए जाते हैं, जिसको अपन अगले स्लाइड में अपन ने देखा था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि 2 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी है, जिनमें फर्स्ट कोशिका आती है पेप्टिक या मुख्य कोशिका या चीफ कोशिका, चीफ सेल बोलते हैं। दूसरी प्रकार के सेल आते हैं ऑक्जेंटिक सेल या ऑक्जेंटिक कोशिका। इसमें पेप्टिक सेल, मुख्य कोशिका, एंजाइम को प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं, जिनमें है एक तो पेप्सिनोजिन व प्रोरेनिन, जो प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। लेकिन अभी ये जो पेप्सिनोजिन बने या प्रोरेनिन एंजाइम बने वो अभी असक्रिय हैं, अभी क्रिया नहीं कर सकते। दूसरे प्रकार के सेल आते हैं ऑक्जेंटिक सेल या ऑक्जेंटिक कोशिका, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करते हैं। और यह बहुत स्ट्रॉन्ग अम्ल रहता है, जो हमारे भोजन में को अम्लीय माध्यम उपलब्ध करवाता है। यह इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना स्ट्रॉन्ग अम्ल है कि जो अगर मान लो ये हमारे स्किन, चमड़ी के ऊपर भी गिर जाए तो हमारी चमड़ी को जला देगा। लेकिन यह हमारे स्टोमच में, हमारे आमाशय में उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली का निर्माण होता है, जिसको श्लेष्मा झिल्ली या म्यूकस लेयर भी बोलते हैं, जो HCl से स्टोमच को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। और यह जो एंजाइम असक्रिय थे पेप्सिनोजिन व प्रोरेनिन, उनको सक्रिय करने का भी कार्य करता है। देखते हैं किस प्रकार। जैसे ही अपन ने पेप्सिनोजिन एंजाइम में HCl मिलाया, यह भी असक्रिय है, तो पेप्सिन एंजाइम पेप्सिनोजिन पेप्सिन में बदल गया और यह
अपना कार्य करने के लिए तैयार हो गया। वैसे ही प्रोरेनिन एंजाइम में HCl मिला, यह रेनिन एंजाइम में बदल गया। और जैसे अपन देखते हैं ये एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए, तो प्रोटीन अपन ने भोजन के साथ खाया, उसमें पेप्सिन मिला स्टोमच के अंदर और वह पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में बदल गया। तो इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन होता है। वैसे केसिन प्रोटीन है जो मिल्क में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। दूध के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम आवश्यक होता है। सबसे पहले केसिन को यह रेनिन पेरा केसिन में बदलता है, फिर उसमें वापस पेप्सिन एंजाइम मिलता है और पेप्टाइड्स में वह प्रोटीन बदल जाता है। इस प्रकार प्रोटीन का पाचन हमारे स्टोमच के अंदर होता है और स्टार्च का पाचन तो हमारे मुंह के अंदर हो गया था सलाइवा के माध्यम से, और प्रोटीन का पाचन हमारे स्टोमच अमाशय के अंदर होता है। तो ये याद रखना। एक और बार देख लेते हैं। पेप्टिक सेल ने 2 एंजाइम उत्पादित किए, प्रोड्यूस किए, जिनका नाम है पेप्सिनोजिन व प्रोरेनिन। ये लेकिन यह अभी सक्रिय है। ऑक्सीटिंग सेल कोशिका ने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन किया, फिर दोनों यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजिन में मिले और इनको सक्रिय करने का कार्य किया। फिर प्रोटीन में पेप्सिन मिला और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल दिया। वैसे केसिन यह मिल्क में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो रेनिन की सहायता से अपना पाचन करता है। पहले रेनिन ने पेरा केसिन में बदला, फिर वापस इसमें पेप्सिन मिला और यह पेप्टाइड में बदल गया। थोड़ी बहुत जानकारी HCl के बारे में भी जान लेते हैं। इसका कार्य क्या है। एक तो इसकी pH 1.5 से 1.8 pH होती है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारे शरीर को भी जला देता है, लेकिन म्यूकस लेयर श्लेष्मा झिल्ली की सहायता से हमारे आमाशय की सुरक्षा प्रदान होती है। वह हमारे भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। वह इसका एक और कार्य इन एंजाइम पेप्सिनोजिन व प्रोरेनिन को सक्रिय करने का कार्य कर दिया। वह जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया थे जो हमारे भोजन के माध्यम से हमारे अंदर आ गए थे, उनको पाचन में भी मदद करता है। तो ये थे HCl के कार्य। और तो ये हमारा पूरा स्टोमच आमाशय ख़त्म होता है। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। अगला ऑर्गन, अगला अंग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए विद्यादर्शन पाठशाला पे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।